गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां दानापुर में जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई है। बताते चले आपको कि 4 की संख्या में आए अपराधियों ने जेडीयू के नेता सह दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक कुमार मेहता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। अपराधियों ने उनके घर के पास ही गोलियां चलाई, जिनमें 6 गोलियां दीपक मेहता को लगी। बताते चले कि घायल दीपक मेहता को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोलियों से दीपक मेहता को छलनी कर दिया और घटना से आक्रोशित लोगों ने दीघा मुख्य मार्ग को जाम कर आगजनी भी की। वहीं दानापुर एएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी की और फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। जेडीयू के नेता और दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता दानापुर विधानसभा से 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं और वे एक बार निर्दलीय, दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हत्या की जानकारी के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पारस अस्पताल भी पहुंचे और घटना की निंदा की। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमरजीत, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या कुछ इस मामले पर अधिक जानकारी? देखिए, पुलिस अभी इस मामले में इस तरफ जो है ध्यान दे रही है कि जो जमीनी विवाद था इनका, उससे जो है जोड़ करके देख रही है और उसी पर जो है फोकस करके जो है उसी पर जो इनसे जो है जिनसे अदावत थी जमीन को लेकर के, वो उनसे जो है पूछताछ करने के लिए जो है और चिन्हित कर रही है लोगों को, जो है छापेमारी कर रही है लोगों को। अभी कुछ लोगों को जो है हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक जो है मुख्य आरोपी जो है पकड़ा नहीं गया है कि कौन जो है इसमें जो है घटना को अंजाम दिया है, वो पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। फिलहाल जो है जो उनका शव है वो उनके घर पर पहुंच चुका है 4 बजे सुबह में ही, और अभी जो है पुलिस कैंप की हुई है, जो उनके घर के आसपास है पुलिस कैंप की हुई है और लोग जो है रोड पर अभी भी उतरे हुए हैं, आक्रोशित हैं। किसी को जो है मोबाइल से वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे हैं और लोगों का कहना है कि जो अपराधी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि जो है घर पर चढ़कर अपराधी जो है जिस तरह से घटना को अंजाम दिए हैं, 2 की संख्या में उतरे और एक के बाद एक 6 गोलियां उनके शरीर में उतार दी। सबसे पहले उनके सर में गोली मारी गई, उसके बाद उनके शरीर में जो है 6 गोलियां उतारी गई। और जो घटना हुआ है वो थाना के जो दानापुर नासरीगंज का जो ओपी है वो काफी नजदीक है, 100 मीटर की दूरी पर है और इस तरह की घटना अपराधी अंजाम देते हैं। 4 की संख्या में थे। लोगों का कहना है कि रेकी की गई है और उसके बाद जो है ये घटना जो है को अंजाम दिया गया है। जी अमरजीत, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता पटना से संजय भी जुड़े हुए। संजय, देखिए, इस पूरे मामले पे जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? तौर पर दीपक कुमार मेहता दानापुर के लिए एक चर्चित नाम, जिस तरीके से इनका राजनीतिक कद बढ़ रहा था वैसे में इनके कई दुश्मन खड़े हो गए थे। हाल ही में इन्होंने होली मिलन समारोह भी आयोजित किया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उनके काफी करीबी थे ये। और जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा थी तो उस समय एक सक्रिय राजनीतिक सदस्य थे उनकी पार्टी के, और जब जदयू में मर्ज हुआ रालोसपा का तो उसके बाद ये जदयू के नेता बन गए थे। तो हाल में होली मिलन समारोह हुआ था, उसमें तमाम नेता जो थे, बड़े बड़े नेता जदयू और भाजपा के, वो शामिल हुए थे और इन्होंने फैसला कर लिया था कि अगला बिहार विधानसभा चुनाव इन्हें दानापुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ना है। लिहाजा कई दुश्मन भी खड़े हो गए थे। राजनीतिक कद जिस तरीके से बढ़ रहा था, इन्हें धमकियां मिल रही थी और यही कारण है कि अपने घर की जो बाउंड्री है उसको उन्होंने बढ़वा लिया था और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और 4 की संख्या में आए अपराधियों ने इन्हें गोली से छलनी कर दिया। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। जो परिजन है वो एक विधायक का भी नाम ले रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। एक स्थानीय जो अपराधी है उसकी भी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर परिजन पुलिस को बता रहे हैं और देखना होगा पुलिस जो परिजन बता रहे हैं उसके आधार पर आगे किस तरह की कार्रवाई करती है। जब केस दर्ज कर लिया गया है और आगे किस तरह की गिरफ्तारियां इसमें होती है, चूंकि एक बड़ा मामला राजनीतिक पटना में यह हाई प्रोफाइल मर्डर है और निश्चित तौर पर पटना पुलिस भी सवालों के घेरे में इस घटना के बाद से। जी
जी संजय, देखिए जैसा कि इस पूरे मामले पर जांच जारी है और कहीं ना कहीं जो दीपक मेहता है वो एक राजनीति में एक जाना माना चेहरा और काफी उनकी एक अच्छी पकड़ भी थी। उपेंद्र कुशवाहा भी कल अस्पताल पहुंचे, उन्हें भी इन्होंने घटना की निंदा भी की और उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। संजय, लोग काफी नाराज थे, यहाँ तक जिस हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई उस हॉस्पिटल में भी जो नाराज भीड़ है उसने तोड़फोड़ की और लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि उन्हें धमकियां मिल रही थी। उसके बावजूद कहीं न कहीं फेलियर रही पटना पुलिस, उन्होंने पटना पुलिस को भी जानकारी दी थी। तो तमाम तरह के जो सवाल है वो उभरकर सामने आ रहे हैं और देखना होगा इस पूरे मामले में जिस तरीके से उनका पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड था वो काफी स्ट्रांग हो गया था और लगातार वो अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे थे और विधानसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने तैयारी कर ली थी कि अगला विधानसभा चुनाव लड़ना है। अपनी पत्नी को भी वे हाल के दिनों में जिस तरीके से राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे थे, तमाम तरह की बातें हैं और परिजनों ने बताई है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है पटना के लिए, चूंकि लंबे अरसे के बाद इस तरह का हाई प्रोफाइल मर्डर का मामला सामने आया है और पटना पुलिस इससे कैसे निपटती है इस चुनौती से, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई है। जी वाकई संजय, इंतजार होगा कि पटना पुलिस क्या कुछ करती, लेकिन अभी जो स्थिति, अभी भी लोगों का जो विरोध जारी है, प्रदर्शन जारी, अभी भी लोगों ने सड़क जाम कर रखा है, तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी पटना में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पटना में एक बड़े हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी, जो जानकारी मिली उनकी घटना के बाद ही तत्काल मौत हो गई थी। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल जरूर लाया गया था, लेकिन कोई भी आला अधिकारी उस हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा था। सिटी एसपी ईस्ट जो थे, वेस्ट जो थे, वो जरूर घटनास्थल को टैकल कर रहे थे, लेकिन कई जो आला पुलिस अधिकारी हैं वो घटनास्थल और हॉस्पिटल से नदारत थे। उनको सिचुएशन टैकल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो मुखदर्शक बनी रही और यही कारण है कि लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है और लगातार जगह जगह आगजनी कर दी गई है। क्योंकि वो काफी लोकप्रिय थे, चर्चित थे और कई तरह के वो काम कर रहे थे दानापुर में। तो ऐसे में अब पटना पुलिस के लिए भी इस पूरे मामले से निपटना एक बड़ी चुनौती है, जैसा कि मैंने बताया, और देखना होगा आलाधिकारी इस पूरे मामले में किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरह से अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और कैसे पुलिस को टैकल किया संजय, जाता है। और ये जो घटना हुई है ये भी बताया जा रहा है कि जो दीपक मेहता का घर है उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन फिर भी ये घटना हो जाती है, अपराधी आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अब सवालों के घेरे में है। संजय जी बिल्कुल, नासरीगंज ओपी जो है वो बगल में है और अपने घर के पास, हालांकि देखिए वो काफी सावधानी पूर्वक रहे थे। जिस तरीके से उनके धमकियां उनको मिल रही थी उसके बाद से वो काफी सतर्कता बरत रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उनके घर के पास ही उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गया है और पुलिस अधिकारियों से जो मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक जो अपराधी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि आज इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी रंजना। जी संजय, देखिए जैसा कि लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दीपक मेहता का शव कब तक पहुंचेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पोस्टमार्टम कब तक की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में आज चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस मामले को लेकर अब एक्टिव दिख रहे हैं, तो आज उम्मीद है कि इस पूरे मामले में आज पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। लेकिन लोगों को कैसे शांत कराया जाए, एक बड़ी समस्या पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने। और पोस्टमार्टम के बाद सबसे बड़ी बात यही है कि उनका क्रिमिनेशन जो है वो तत्काल करवाया जाए, क्योंकि जब तक सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में नहीं किया जाएगा तब तक ये चुनौती लगातार बनी रहेगी। लोगों को समझाने की कोशिशें जारी है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी यकीन दिलाया गया कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है इनका, एक चर्चित नेता है, अब आज सारी जो एक्टिविटीज है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन के जो दूसरे अधिकारी हैं उनकी, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई कि कैसे इस पूरे मामले को एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग जो है वो टैकल करता है। जी संजय, देखिए कि जैसा दीपक मेहता का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो काफी स्ट्रांग है और उपेंद्र कुशवाहा भी कल पहुंचे थे और अब जो है फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है, तो तमाम नेता और मंत्री इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जदयू जो सत्ताधारी दल है उसके एक प्रमुख नेता थे और दानापुर नगर परिषद में इनका कद, राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा था, लिहाजा इनके लिए कई दुश्मन खड़े हो गए थे। जो उपेंद्र कुशवाहा भी जब पहुंचे वहां पर, तब जदयू के और जो दूसरे नेता थे वो भी वहां पर साथ थे। कई जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी नाराजगी जताई उपेंद्र कुशवाहा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय, और यहाँ एक रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों ने सोमवार को फिल्म दी कश्मीर फाइल्स देखी और विपक्ष से कांग्रेस की 2 महिला विधायक ने भी फिल्म को देखा और फिल्म देखने के बाद तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है, लिहाजा सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। वहीं स्पीकर ने भी फिल्म की काफी तारीफ की और फिल्म को दूसरी आजादी की कहानी करार दिया। Now I understand. कश्मीर फाइल्स देख करके डिप्टी सीएम के से तमाम जो विधायक हैं वो बाहर अभी निकल रहे हैं और उनसे जानते हैं कि सर पूरी मूवी जो है आपने देखी, कैसी लगी मूवी? नहीं, वास्तव में पाकिस्तान समर्थित जो कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी हैं, किस प्रकार से उन्होंने कश्मीर के पंडितों को और कश्मीर के सभी धर्मों के नागरिकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया और कश्मीर को एक अलग देश के रूप में उसे मुक्त कराने की साजिश रची, जो भारत का अभिन्न अंग है, उसी का ये चित्रण है। और वास्तव में उस समय की जो यथार्थ स्थिति थी उसका चित्रण हुआ है। और मैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति एवं उनके पूरे मंत्रिमंडल के प्रति आभार प्रकट करूंगा और मैं भारत के पार्लियामेंट के प्रति आभार प्रकट करूंगा, जिस पार्लियामेंट ने धारा 370 को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया। क्या लगता है कि ये फिल्म देख करके जो दर्द दिखाया गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। यह बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। लोगों ने इस फिल्म को बनाया है, मैं बधाई भी देता हूं। और सच को उजागर करने का, जो भारत के सच को छुपा के रखा, भारत की संस्कृति पर हुए हमले को कहीं न कहीं दाबने का प्रयास किया है और ये भारत की दूसरी आजादी की ओर कदम बढ़ा है, इसको सबको देखना चाहिए। तो ये डिप्टी सीएम सहित तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि फिल्म ने सच्चाई को बयान किया है जिसे सब लोगों को देखना चाहिए। और जहां तक सरकार के साथ साथ विपक्ष भी इस मूवी को देखने पहुंची थी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि फिल्म में कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद का सच दिखाया गया है, जिसे छिपा दिया गया था। बचौल ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। कश्मीरी फाइल देख करके तो यही लगा कि इतिहास में जो घटना घटी है, भारत में भविष्य में भी ऐसी घटना घटेगी। और ये चेतावनी है इस फिल्म के माध्यम से, किस तरह इस्लामिक टेररिस्ट कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया और इसको भारत के बुद्धिजीवियों ने, भारत के पत्रकारों ने जो छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छिपा करके रखा। मैं इस फिल्म देखने के लिए सारे बिहारियों को निवेदन करता हूं, आकर के देख लीजिए और नहीं अगर चेते तो हम लोगों का भी भविष्य यही होगा। चलिए खबर के मायने समझिए। कश्मीर फाइल्स सत्य घटना पर आधारित एक फिल्म है और इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय दिखाया गया है और इस फिल्म पर कई धड़े हो गए हैं। आलोचकों का कहना है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से उपजे हिंदू मुस्लिम तनाव की वजह से ये हुए और सवाल ये है कि कश्मीर जैसा अत्याचार किसी अन्य समुदाय के साथ देश के दूसरे इलाकों में क्यों नहीं हुआ। कश्मीर से राम रथ यात्रा तो गुजरी भी नहीं और उसे गुजरना भी नहीं था। कहा जा रहा है कि यह पलायन भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की उस सरकार के दौरान हुआ जिसे 86 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दे रही थी। बहरहाल अब थोड़ा तथ्यों की बात करते हैं। वीपी सिंह सरकार ने 2 दिसंबर 1989 को शपथ ली। बाहर से 141 सदस्यीय जनता दल की उस सरकार को 86 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 54 सदस्यों वाला वाम मोर्चा भी समर्थन दे रहा था और वाम मोर्चा में सीपीएम, सीपीआई और आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात छपरा की। छपरा में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े 2 करोड़ के गहने की लूट हो गई और दिन दहाड़े लूट की वारदात से व्यवसायी में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की पहचान की कोशिश में जुटी है।
दुकान की अलमारियों के टूटे शीशे और खाली काउंटर से साफ है कि लूट कितनी बड़ी हुई है। वारदात भीड़भाड़ वाली जगह भगवानपुर के काशी बाजार की है। इस दुकान में हथियार से लैस 6 अपराधी पहुंचते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 लोग दुकान की काउंटर से गहने निकालकर एक बैग में भर रहे हैं, जबकि 3 हथियार लेकर दुकान में मौजूद लोगों पर नजर रख रहे हैं। सारे गहने बैग में रखने के बाद लुटेरे वहां से निकल जाते हैं। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। कहना चाहें कि यही वो दुकान है। आप देख सकते हैं कि इस दुकान पर अभी अपराधी आए, 6 की संख्या में जो बताया जा रहा है। उन्होंने गोलियां चलाई, देख सकते हैं गोलियों के साफ निशान देखे जा सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से फायरिंग है, किसी की जान भी जा सकती थी। बाजार में लूट की खबर फैलते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए। दुकानदारों का कहना है कि व्यवसायी लगातार अपराधियों के निशाने पर हैं। पुलिस एक मामले का खुलासा नहीं कर पाती कि फिर बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। दिन दहाड़े डकैती हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि अभी मढ़ौरा में भी अभी व्यवसायी का सोना चांदी के दुकान का लूट हुआ था, जिसका भी पूर्ण रूपेण उद्भेदन नहीं हुआ। अब पुनः एक महीना भी नहीं लगा, फिर दूसरी घटना इस जिला में मुख्य काशी बाजार के मेन रोड पर यह घटना घटित हो गई। दुकान में घुसते ही लुटेरों ने पहले गार्ड को काबू में किया और उसका बंदूक भी छीन लिया। दुकानदार ने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई है, जिसमें 1 करोड़ के हीरे और 1 करोड़ का सोना शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है विधि व्यवस्था को लेकर के कि जिस तरह शहर के बीच में यह घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। दिन दहाड़े लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि 3 दशक के बाद छपरा में ज्वेलरी शॉप से लूट की इतनी बड़ी वारदात हुई है। शोरूम के मालिक का कहना है कि स्टॉक का मिलान किया जा रहा है, लेकिन लूटे गए गहने की कीमत करोड़ों में है। छपरा के काशी बाजार स्थित पीएन ज्वेलर्स में लूट की घटना के बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस के जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है और एक टीम यहाँ पे जांच में भी जुटी हुई है। हम दिखाना चाहेंगे कि पुलिस के जवान जो है यहाँ पे जानकारियाँ एकत्र कर रहे हैं। हम यहाँ के शोरूम मालिक से बात करते हैं कि आखिर किस तरह से घटना हुई थी, कितने की लूट हुई थी, क्या सब जानकारियाँ हैं। 6 अपराधी थे, किसी को मारपीट भी कुछ मारपीट किया है, स्टाफ लोग को मारे भी हैं, 2 फायरिंग भी किए हैं। और क्या क्या सामान लगे, मोबाइल वगैरह? मोबाइल सबका मोबाइल हैंग कर लिए और बाद में जाते जाते सबका मोबाइल वापस करके चले गए। तो अभी किस तरह की कार्रवाई चल रही है? एसपी साहब तो आश्वासन दिए हैं कि हम आपका काम 1 से 2 दिन में आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। लेकिन जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2 करोड़ से अधिक की लूट की घटना हुई है और शहर में, जैसा कि आभूषण व्यवसायी ने बताया कि लगभग 30 साल बाद इस तरह बड़ी लूट की घटना को अंजाम दी गई है, जिसके कारण व्यवसायियों में काफ़ी दहशत देखी जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। इधर सारण के एसपी ने बताया कि जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और दुकान के अलावा आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। उसके जरिए जांच की जा रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि ये कितनी है, अमाउंट कितना है, ये अभी सर्टेन नहीं हुआ है। ये मिलान कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा। और जो लुटेरे हैं उनके बारे में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसके लिए विशेष टीम गठित कर रहे हैं अभी तुरंत ही, और हम लोग इस पर काम शुरू कर दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही इसका खुलासा करेंगे। उत्पाद विभाग ने झारखंड के गोड्डा के पड़ाया हाट से छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। आपको बताते चले, जहां से स्प्रिट शराब की खाली बोतलें, रैपर और बोतल के ढक्कन भी बरामद किए गए हैं। यह सामान जंगल में गड्ढे से बरामद किया गया है और इसी जगह पर शराब की पैकिंग भी की जाती थी। हालांकि छापेमारी से पहले ही धंधेबाज जो हैं वो फरार हो गए और उत्पाद विभाग की टीम जो है शराब के जब्त नमूने की जांच कर रही है। करीब 15 फीट गहरे गड्ढे से में हम लोगों को 3 जर्किन में करीब 105 लीटर स्प्रिट, वहाँ काफ़ी खाली बोतल, इम्पीरियल ब्लू विदेशी शराब का जो लेवल है उसका रैपर काफ़ी करीब 60 पेज में, 1000 कॉपी से अधिक है वो, और ढक्कन वो भी 1000 पीस से अधिक वहाँ ये जंगल में मिला है। ये जंगल में मिला है। मतलब ये सर नकली शराब है? ये तो ये बिल्कुल नकली शराब भी हो सकता है। हाँ, ये स्पिरियस भी हो सकता है। ये नकली शराब है किसी तरह की। इसमें आप कौन सा स्पिरिट से बना रहा है, नहीं बना रहा है, अब वहाँ से नमूना भेजा।
और इधर सुपौल सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर 22 महीने से जंग खा रहे हैं। ये वेंटिलेटर केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे ताकि कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सके, लेकिन अस्पताल में ना तो टेक्नीशियन है और ना ही एनेस्थेटिक, और इस वजह से वेंटिलेटर ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। सिविल सर्जन का कहना है कि टेक्नीशियन की बहाली के लिए कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी एक बार टेक्नीशियन की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन कम वेतन की वजह से कोई काम करने को तैयार नहीं हुआ था। उन्हीं के बिना यहाँ अभी हम लोग उसको इंस्टॉल तो है, लेकिन कार्यरत बिना एनेस्थेटिक का नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग स्टेट में हम लोग लिखे हुए हैं, जैसे ही एनेस्थेटिक आ जाएंगे हम लोग उसको कर लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अध्ययन केंद्र दीर्घा, बाल दीर्घा, वन्यजीव के साथ साथ कई अन्य अवशेषों का अवलोकन किया और उसकी पूरी जानकारी भी ली। और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संस्कृति और विरासत बिहार की पूंजी है और नई पीढ़ी को बिहार के गौरवशाली इतिहास को जानने और समझने के बाद काफी प्रसन्नता होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।